गर्मियों की रात थी। घड़ी रात के 1 बजा रही थी। इस्लामाबाद के डिफेंस में मौजूद ये कोठी, जहाँ इस वक्त गहरा गहरा सन्नाटा सा छाया हुआ था। शायद हर शख्स अपने कमरे में सोने में मसरूफ था। घर में तारीकी सी छाई हुई थी। वो मासूम अपने कमरे में सिमटी हुई आंखें बंद किए बेचैन सी सोने की कोशिशें कर रही थी। तभी कोई दबे कदमों से चलता उसके कमरे को अनलॉक करके अंदर बढ़ा। कदमों की चाप सुनती ही उस नन्ही जान का खून खुश्क हो गया। वो जोर से आंखें मीच गई। मुझे मालूम है तुम जाग रही हो। वो नन्ही जान अपने इस कदर करीब से ये आवाज़ सुनकर खौफजदा सी अपनी खूबसूरत अंबर रंग की बड़ी आंखें खोलकर नजरें सामने कर गई। जहां वो शख्स चेहरे पर वहशत लिए हौस भरी नजरों से उसे देख घूर रहा था, इस मासूम की आंखों में खौफ साफ लहराया। मेरे करीब मत आना तुम। वो खौफजदा सी बैकग्राउंड की जानिब खिसकते लड़खड़ाते हुए हिम्मत से बोली। वो शख्स कहका लगाकर हंसा। मुझे तुम्हारे करीब आने से कोई नहीं रोक सकता है। चेहरे पर कमीन की मुस्कुराहट सजाए उसकी जानिब बढ़ते हुए कहने लगा। वो खौफजदा सी नफी में सर हिला रही थी। आंखों से आंसू एक एक करके गाल पर बह रहे थे। नहीं प्लीज, वो रोते हुए मिन्नत भरे लहजे में उससे इल्तिजा करने लगी, मगर वो बेरहम इंसान से हमदर्दी की उम्मीद लगा रही थी। खामोश। गुस्से से उसे झड़कता वो उसके करीब आकर उसके सीने से दुपट्टा उतार कर जमीन पर पटक गया। वो जोर से रोने लगी। वो शख्स उसके चेहरे के करीब चेहरा लाने लगा। जब उसने रोते हुए अपना चेहरा दूसरी समत कर लिया, सामने मौजूद उस बंदे के चेहरे पर नागवारियत सी छाई थी और वो उसके मुंह पर जोर से हाथ रखकर दबाव डालता उसका मुंह अपने सामने कर गया। जहा ने पूरी ताकत से उसे खुद से दूर करने के लिए अपने मोम जैसे हाथ उसके वजूद पर रखे। वो शख्स मुस्कुरा दिया और उसके दोनों हाथ अपनी गिरफ्त में लेता ऊपर करके उसे नीचे गिरे दुपट्टे से बांध गया और उसकी गर्दन पर झुकने लगा। जब जहा पैरों को जोर जोर से हिलाने लगी थी, चेहरे पर सख्ती से जाए वो उसे देखने लगा जो नफरत भरी निगाहों से उसे देख रही थी। वो उसके पैरों पर भी वही अमल दोहराता उसके करीब आया और उसकी गर्दन पर तशद्दुद करने लग गया। वो बेबस रोती रही, चीखती रही, मगर उसकी आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं था। कुछ देर बाद उसके बाजुओं और पैरों को खोलकर चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए उसे देखने लग गया। तुम इंसान कहलाने के काबिल नहीं हो, तुम हैवान हो, हैवान। सुना तुमने, मैं तुम्हारी असलियत सबको बताऊंगी, देखना तुम। वो रोते हुए उसे शोला पर साथी निगाहों से देखती आहिस्ता आवाज में कहने लगी, जिस पर वो शख्स चेहरे पर ढिठाई से मुस्कुराहट से जाग गया। किसको बताओगे? अपनी दादी को? हाँ, जो तुमसे सीधे मुंह बात नहीं करती, या फिर अपनी पप्पू जिसका बस चले वो तुम्हें आज ही खत्म कर दे? बोलो। या प्रेम बाप को जो तुम्हें कुछ साल पहले यहाँ छोड़कर अपनी नई बीवी के साथ खुश है? हाँ। वो पुरसुकून अंदाज में उसे देखते हुए उसकी बेबसी का मजाक उड़ाता कहने लगा। वो बस नीम आंखों से उसे देखने लग गई। जिसको भी बताओगी खुद फंसोगी। बेहतरी यही है, खामोश रहो। ठीक है, आज के लिए काफी था, कल फिर मुलाकात होगी। वो उसके चेहरे पर हाथ रखते हुए मुस्कुराकर कहने लगा। जब जहा ने उसका हाथ फौरन झटका और वो मुस्कुराकर चला गया। उस शख्स के जाते ही वो बेड क्राउन से लगकर खुद में सिमटी हजारों के तार रोने लग गई। दिमाग बिल्कुल मौफ हो चुका था। जोर जोर से अपनी गर्दन पर हाथ फेर रही थी। निशान अब जख्म में तब्दील हो गया और उसमें से खून बहने लग गया, मगर उसे परवाह कहाँ थी। 1.5 घंटा वो एक ही जुस्त में बैठी आंसू बहाती रही और अचानक उसकी आंख खुद ब खुद बंद होने लग गई। वो इसी तरह नींद की वादियों में उतर गई। स्विट्जरलैंड की खूबसूरत सड़क पर वो तेज कदम उठाए जेब में हाथ डाले तेजी से चल रहा था। ठंडी ठंडी हवा वजूद से टकरा रही थी और वो अपनी ही सोचों में गुम था, जब अचानक किसी वजूद से टकराया। नजर उठाकर उसने सामने देखा। आई एम सॉरी। वो औरत को देखकर एहतरामा एक्सक्यूज करने लगा जो गुस्से से उसे देख रही थी। हाउ डेयर यू, तुम मुझे छू कैसे सकते हो? हाँ, बदतमीज। वो औरत गुस्से से सुर्ख चेहरा लिए उसे देखते हुए अंग्रेजी में बोली, जिस पर सामने मौजूद शख्स के माथे पर बल नमूदार हुए। मैंने जानकर कुछ नहीं किया। वो अपने गुस्से पर काबू पाता थोड़े ठंडे लहजे में जवाब देने लग गया। मैं तुम जैसों को बहुत अच्छे से जानती हूँ। वो औरत मजीद बदतमीजी करती उसे कहने लगी। औराक सर्द निगाहों से देखने लग गया। मैं भी तुम जैसी औरतों को बहुत अच्छे से जानता हूँ और तुम जैसी औरतों से टकराना तो दूर बात करना भी मैं अपनी बेइज्जती समझता हूँ। औराक तन्हाई सख्त लहजे में उसे जवाब देता बगैर उसकी सुने आगे की जानिब भारी कदम बढ़ा गया। वो औरत बस उसे जाता देखने लग गई। औराक इस्माइल बैग था
बेग था, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड था, लोगों के मुंह पर हर बात करने वाला आदमी था। डाइनिंग टेबल पर वो नाश्ता लगा रही थी। अदीबा बेगम और उनकी बेटी आरफा मोहतरमा वहां मौजूद थी, जो चेहरे पर बेजारी से जाए उसे देख रही थी। वो नहीं जानती थी आखिर उसका कसूर क्या है, जो इस घर में मौजूद हर शख्स उससे नफरत करता है, और ना वो किसी से पूछने का हक रखती थी। खामोशी से किए जाने वाले सलूक को वो बर्दाश्त करती रहती थी। वो नाश्ता लगा रही थी, तभी आरफा मोहतरमा के शौहर आकिब साहब डाइनिंग टेबल पर तशरीफ लाए। दोनों बेटों के बाहर के मुल्क के जाने के बाद अदीबा बेगम ने अपनी बेटी को अपने पास बुलवा लिया था। आकिब साहब के आते ही जहा के हाथ रुक गए, मगर आकिब साहब कुर्सी खिसका कर बैठते नाश्ता शुरू कर गए। वो भी खामोशी से नाश्ता लगा कर वहां से चली गई। सुबह सुबह इस मनहूस का चेहरा देखना पड़ता है मुझे। अदीबा बेगम उसे जाता देख मुंह बनाए कहने लगी। आकिब साहब ने इन्हें देखा। मुझे बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन आप बिलावजह ही उस मासूम बच्ची के साथ इस तरह सलूक करती हैं, तकलीफ होती होगी उसे। आकिब साहब फौरन से अदीबा बेगम की बात पर मायूसी से बोले, जिस पर उन्होंने उसे देखा। बिलावजह मैं किसी से नफरत नहीं करती हूँ, खैर तुम नाश्ता करो। अदीबा बेगम फौरन से उसे जवाब देती साथ अपनी प्लेट पर नजरें मस कर गई। गुड मॉर्निंग। वो पैंट और शर्ट में मुबलिस खोखले खोले लाइट से मेकअप में तीखे नकूश की खूबसूरत लड़की थी। डाइनिंग पर आते ही मुस्कुराकर इन सब पर नजर डालती कहने लगी, गुड मॉर्निंग बेटा। आकिब साहब मुस्कुराकर उसे देखते हुए कहने लगे, जिस पर वो मुस्कुरा दी। अदीबा बेगम और आरफा मोहतरमा के चेहरे पर भी मुस्कुराहट नमूदार हो गई। स्विट्जरलैंड में इस वक्त रात हो रही थी और थोड़ी थोड़ी सर्दी भी फैली हुई थी। तो तुमने फैसला कर लिया है, तुम पाकिस्तान जा रहे हो? अनीता मोहतरमा खाना खाते हुए अपने बेटे पर एक नज़र डालकर पूछने लगी। जी, क्योंकि मुझे अपना मुल्क देखना है। वो फौरन से इन्हें जवाब देने लगा, जिस पर वो साबत में सर हिला गई। दरमियानी रंगत, बड़ी हुई बियर्ड, तीखे नकूश, डार्क ब्राउन आंखें, मगरूर नाक, स्याह गर्दन तक आते बाल, कसती जिस्म, वो देखने में बहुत सजीला और हैंडसम नौजवान था। मैं भी चलूं? मॉम की तबीयत बहुत ख़राब है, नीता मोहतरमा ने उसे देखते हुए पूछा, जिस पर वो साबित में सर हिला गया। जैसे आपको ठीक लगे। और रात खाने में मसरूफ सा इन्हें जवाब देने लगा। वो मुस्कुरा दी और दोनों खामोशी से खाना खाने लग गए। और रात 5 साल का था जब इस्माइल साहब इस दुनिया से रुखसत हो गए थे, और इनके कुछ साल बाद ही अनीता मोहतरमा अपने बेटे को लेकर लिए स्विट्जरलैंड आ गई थी। यहाँ उन्होंने इस्माइल साहब का बिजनेस देखा था, और साथ ही साथ वो औराक की देखभाल भी करती थी। रिहा किचन में बैठी सब्जियां काटने में मसरूफ थी, और मासी किचन साफ कर रही थी। मासी की दुनिया के लोग इस कदर जालिम क्यों होते हैं? जहा मासी को देखते हुए लहजे में मायूसी से जाए बोली, जिस पर मासी ने उसे देखा। दुनिया के लोगों में जब एहसास खत्म हो जाए ना, तो वो जानवर से बदतर कहलाए जाते हैं। जहा मासी उसे देखते हुए संजीदा लहजे में बताने लगी। वो कुछ पल इन्हें देखती रही। मेरे साथ ही ऐसा क्यों होना था? मैं वाकई मनहूस हूँ क्या? जहा आंखों में नमी से जाए तन्हाई मायूसी से बोली, जिस पर मासी फौरन उसके पास आई। ना मेरी बच्ची, तू तो मेरी प्यारी सी बच्ची है, ऐसे नहीं बोलते। बस अल्लाह अपने पसंदीदा बंदों को बहुत आजमाता है, और फिर उनके सब्र का फल जरूर देता है। मासी उसे मुस्कुराते हुए धीमे लहजे में समझाने लगी, जिस पर जहा खामोशी से इन्हें देखती रही। मासी, मासी। तभी आरफा मोहतरमा की आवाज पर वो धुर से उठती बाहर की तरफ बढ़ गई। जहा आंसुओं को अपने अंदर उतारती सब्जी काटने में मसरूफ हो गई। तभी लीजा किचन में दाखिल हुई। नजर जहा पर गई। जहा ने नजर उठाकर उसे देखा। जहा कैसी हो? वो मुस्कुराते हुए उसे देखकर पूछने लगी। जहा ने सर साबत में हिला दिया। मासी आए तो इन्हें कहना फ्रेश जूस मुझे बना दें। वो मुस्कुराते हुए जहा को देखते हुए कहने लगी, जिस पर वो साबत में सर हिला गई और लीजा कमरे की जानिब बढ़ गई। वो मगरिब की नमाज अदा कर रही थी, तभी फोन बजा। दुआ मांगती चेहरे पर हाथ फेरकर उसने नजरें फोन की जानिब की। नमाज लपेट कर घबराते हुए फोन की तरफ बढ़ती, फोन उठाकर कान से लगाया। अस्सलामुअलैकुम। कांपते लब्बों से उसने धीमे लहजे में बोला। दूसरी तरफ मौजूद शख्स आवाज पहचानने की कोशिश करने लगा। वालेकुम अस्सलाम। और
की भारी आवाज जैसी जहा के कान से टकराई, उसकी हार्ट बीट एकदम तेज हो गई। कौन? औराक ने फौरन पूछा, चाहा इससे पहले वो अपना नाम बताती। अदीबा बेगम उसके सर पर पहुंचती, उसके हाथ से फोन खींच गई। वो सहम कर उनकी जानिब देखकर अपने कमरे में भाग गई। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो औराक बेटा? अदीबा बेगम जहा को सख्त घूरी से नवाजती खुशगवार लहजे में पूछने लगी। मैं ठीक हूँ दादो, ये कौन था? औराक ने वही सवाल दीबा बेगम से पूछा जिस पर उन्होंने एक नज़र फौरन फोन पर डाली। तुम्हारी छोटी कज़न जहा थी। अदीबा बेगम बुरा सा मुंह बनाकर उसे बताने लगी और उसकी आंखों के सामने अचानक जहा का बचपन वाला चेहरा आया। अदीबा बेगम और औराक के बीच कुछ देर गुफ्तगू होती रही, फिर वो फोन रखती जहा के कमरे में गई जहाँ वो घबराई हुई बैठी थी। तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरी इजाजत के बगैर फोन उठाए? हाँ। अदीबा बेगम जहा को मुंह दबोच कर गुस्से से बोली। वो भीगी आंखों से इन्हें देखने लग गई। दादो। जहा ने कुछ बोलने के लिए मुंह खोला तो उन्होंने उसके होठों को जोर से दबा दिया। दर्द से वो आंखें मीच गई। अपनी जबान से खबरदार जो मुझे दादो बोला। तू मनहूस है, सुना तूने? अदीबा बेगम चीख कर उसे तकलीफ पहुंचाती कहने लगी। वो आंखों में आंसू लिए इन्हें देख रही थी। क्या कह रही है आंटी? आप छोड़ें उसे। तभी आरिफ साहब कमरे में दाखिल होते फौरन से अदीबा बेगम को उससे दूर करते हुए थोड़ी खफकी से बोले। सही कर रही हूँ उसके साथ। वो उसे खा जाने वाली नजरों से देखते हुए कहने लगी, जिस पर आरिफ साहब इन्हें देखने लग गए। चले आप प्लीज, क्या कर रही हैं आप इस बच्ची के साथ? और अदीबा बेगम को बाहर की तरफ लाते हुए बोले। अदीबा बेगम बोलती चली गई और जहा कमरे में घुटनों में मुंह दिए आंसू बहाती चली गई। रात के खाने में मेज पर मौजूद गहरी खामोशी सी छाई हुई थी। औराक और अनीता पाकिस्तान आ रहे हैं कल। अदीबा बेगम ने बात का आगाज करते हुए खामोशी तोड़ी। सबने इन्हें देखा। इधर आएंगे? आरफा मोहतरमा फौरन से पूछने लग गई। अदीबा बेगम ने इन्हें देखा। जाहिर सी बात है, और किधर जाएंगे? अदीबा बेगम थोड़ा खफकी से उसे जवाब देने लगी, जिस पर वो मुंह बना गई। मैंने वैसे ही पूछा था अम्मा, आए इनका घर है। आरफा मोहतरमा मुंह बनाए जवाब देती खाना खाने लग गई। आरिफ तुम जाकर इन्हें ले आना एयरपोर्ट से। अदीबा बेगम आरफा साहबा को देखते हुए फौरन से कहने लग गई, जिस पर साबत में सर हिला गए। ठीक है। वो मुस्कुराते हुए इन्हें देखकर बोले और फिर डाइनिंग टेबल से उठकर चले गए। लीजा भी खाना खत्म करते ही खामोशी से उठकर चली गई। अम्मा, मैं तो इसलिए ऐसे पूछ रही थी, मुझे परेशानी हो रही है। आरफा मोहतरमा अपने शौहर और बेटी के जाते ही फौरन उनके पास आती कहने लग गई। क्यों? अदीबा बेगम ना समझने वाले अंदाज में सवालिया नजरों से देखती पूछने लगी। क्योंकि वो मनहूस जहा है ना। याद है कुछ महीनों पहले लीजा का रिश्ता आया था, कैसे जान कर आ गई थी अंदर और फिर इतना अच्छा रिश्ता हाथ से चला गया। समझ रही हो मेरी बात? आप औराक आ रहा है। आरफा मोहतरमा बात का मतलब तफसीली अंदाज में समझाते हुए बोली, जिस पर अदीबा बेगम सोच में पड़ गई। अब क्या करूं? अदीबा बेगम आरफा मोहतरमा को देखती फौरन से पूछने लग गई, ये करें उसे वहीद भाई के पास भिजवा दें, हमें भी सुकून मिल जाएगा। आरफा मोहतरमा इन्हें मुस्कुराते हुए मशवरा देने लग गई। वहीद नहीं रख सकता अपने पास, कुछ सोचती हूँ। अदीबा बेगम फौरन से उसे जवाब देती हुई पानी पीने लग गई। आरफा मोहतरमा खामोशी से अपनी वालदा को देख रही थी। जहा जहा लीजा कमरे में आती उसे पुकारने लगी, जो बेड पर खामोश बैठी थी। जी। वो नजरें उठाकर आहिस्ता आवाज में उसे जवाब देती पूछने लगी, तुम आज कमरे से बाहर ही नहीं निकली? मैंने देखा है तुम मगरिब के बाद कमरे में ही रही हो। लीजा लहजे में फिक्र लिए उसके पास आती पूछने लगी। जहा ने उसे देखा। बस वैसे ही वही। जहा नजरें झुकाए उदासी से जवाब देती जमीन को तकने लग गई। जहा, क्या हुआ है? नानो या मॉम में से किसी ने कुछ कहा, कुछ बोला है? लीजा उसके पास बैठते हुए फिक्रमंदी से पूछने लग गई, जिस पर वो फौरन नफी में सर हिला गई। नहीं, बस वैसे ही अब माँ की याद आ गई। वो नीम आंखों से उसे देखती हुई जवाब देने लग गई, जिस पर लीजा भी उदास हो गई। अच्छा, तुम उदास मत हो। वो उसके बाजू पर हाथ रखती प्यार से बोली। जहा उसे देखने लग गई। जहा मैंने तुम्हें कितनी दफा बोला है, इतने बंद गले और
टाइट बाजू मत पहना करो, तुम्हें घुटन महसूस नहीं होती? वो फौरन से उसके ड्रेस को देखती खुफी से बोली। जहा ने उसे देखा, चेहरे पर अचानक परेशानी के तासरात सज गए। मुझे ऐसे ही पसंद है और आदत भी हो गई है। वो कंफ्यूज सी होती अपने बाजू पर हाथ रखे जवाब देने लग गई, जिस पर वो खामोश हो गई। तुम्हारी मर्जी, चलो अब अपना मूड ठीक करो, लीजा उसे कहती साथ कमरे से चली गई और वो उसे जाता देखने लग गई। कितना आसान होता है बोलकर चले जाना, जिस पर गुजरती है ये सिर्फ उसी को इंसान को मालूम होता है। लीजा वो उसे जाता देख दिल में बोलती सर झटक कर रह गई। अगला सारा दिन वो बाहर नहीं निकली थी और किसी ने पलटकर उससे पूछना भी जरूरी नहीं समझा था। तभी आरिफ साहब घर में दाखिल हुए, उनके साथ ही औराक और अनीता मोहतरमा मौजूद थी। औराक को देखकर अदीबा बेगम बेहद खुश हुई और आरफा मोहतरमा और लीजा तो बस उसी की खूबसूरती पर उससे नजरें न हटा सकी। मेरा बच्चा, अदीबा बेगम आगे बढ़ती उसके गले से लगकर मोहब्बत से कहने लग गई। औराक हल्का सा मुस्कुरा दिया। वो बारी बारी दोनों सब से मिले और फिर डाइनिंग टेबल पर डिनर के लिए चल दिए। जहाँ खामोशी से उठकर वुजू करने की गर्ज से बाथरूम की तरफ बढ़ गई। औराक तो माशाल्लाह ही बहुत ही खूबसूरत हो गया है, आरफा मोहतरमा मुस्कुराते हुए उसे बोली, जिस पर उसके होंठों पर मुस्कुराहट नमूदार हुई। शुक्रिया पप्पो, औराक मुस्कुराते हुए कहते साथ पानी का गिलास लबों से लगा गया और लीजा की नजरें उसी पर मुस्कुर थीं। खाने के साथ साथ बातें भी हो रही थी। अचानक औराक का फोन बजा। एक्सक्यूज मी, कॉल जरूरी है, मैं बस आता हूँ। औराक नजरें फोन स्क्रीन पर मस्कर करता वहां से बोलता कुर्सी खिसकाकर उठ खड़ा हुआ और डाइनिंग हॉल से बाहर की तरफ बढ़ गया। कॉल सुनकर वो फारिग हुआ और अंदर की तरफ बढ़ने लगा। जब टीवी लॉन्च की दाईं तरफ एक दरवाज़ा खुला था, उसकी नज़र उस दरवाजे की तरफ गई और फिर नज़र उस लड़की पर गई जो नमाज पर बैठी नमाज अदा कर रही थी। और आग के कदम खुद ब खुद उस समत उठते चले गए। वो उस कमरे के पास पहुंचा और उसके कदम बाहर ही कदम रुक गया। नजर जहा पर गई जो नमाज अदा कर रही थी और आग स्माइल बेग की नजरें जहा पर जम सी गई। वो साख्त सा खड़ा उसे नमाज अदा करता देखता रहा। जहा ने सलाम फेरा और नजरें अपने बाईं तरफ दोहराई। एक अनजान वजूद को अपनी नजरों के सामने पाकर वो खौफजदा सी हो गई। और आग की नजरें जहा पर ही थी जब वो चेहरे पर हाथ फेर कर नमाज लपेट कर दरवाजे की जानिब बढ़ी। चेहरे पर खौफ अभी भी मौजूद था। डरो नहीं, मैं तुम्हारा कजन औराक हूँ। इस दिन कॉल पर मैं ही था। औराक उसे खौफजदा देखकर फौरन से बताने लगा। जहाँ को कल का मनाजिर याद आया, आंखों में मजीद खौफ सा छाने लगा। तुम इस कमरे में रहती हो? औराक उसके कमरे में नजर डालता पूछने लगा। जहाँ इसाबत में सर हिलाकर कमरे का दरवाजा बंद कर गई। औराक परेशान नजर से उसे देखता रह गया। औराक को लगा जहाँ ने दरवाजा उसके मुंह पर दे मारा। वो खामोशी से वहां से चला गया। जहाँ दरवाजा बंद करती नमाज जगह पर रख कर बेड पर आ गई। औराक वापस डाइनिंग टेबल पर आया तो सब लोग वहीं मौजूद थे। जहाँ क्यों नहीं है दादी यहाँ? और अदीबा बेगम पर नजरें जमाए पूछने लगा। अदीबा बेगम की मुस्कुराहट सिमटी। वो अपनी मर्जी की मालिक है, जब दिल करेगा खाना खाएगी। अनीता बेगम फौरन से झूठ बोलती खाना खाने लग गई। और आँख खामोश हो गया। खाना खाने के बाद औराक और अदीबा बेगम कमरे में आराम करने के लिए चले गए। अदीबा बेगम जहा के कमरे की जाने बढ़ी और दरवाजे पर दस्तक दी। कौन? जहा धीमे लहजे में पूछने लगी। दरवाजा खोलो। अदीबा बेगम की आवाज़ सुनती वो फौरन से उठकर दरवाजे की जाने बढ़कर दरवाज़ा खोलने लग गई। सुबह ना किचन में देखो तुम बहुत आराम कर लिया है, मेहमान आए हैं। अदीबा बेगम उसे खुरखान नजरों से देखती गुस्से से कहने लगी। वो बस साबत में सर हिला गई और अदीबा बेगम वहां से चली गई। जहा ने पूरा दिन कुछ नहीं खाया था और किसी ने भी पलट कर उससे खाने को नहीं पूछा था। उसकी आंखों में एक एक करके आंसू बहने लगे और वो दरवाजा बंद करके दरवाजे से लगती जारो के तार रोने लग गई। और आग जॉगिंग करने के लिए नीचे की जानिब बढ़ा और नजर जहा के दरवाजे पर डाली। वो बंद था। और आग सर झटक कर बाहर की जानिब बढ़ गया। जहा उसी तरह रात को दरवाजे से लगी रोते हुए सो गई थी। अचानक उसकी आंख खुली और नजर घड़ी पर डाली जहाँ 7 बज रहे थे। जहाँ उठकर बाथरूम का रुख करती फ्रेश होकर दुपट्टा शानों पर डालकर तेजी से कमरे से बाहर की तरफ बढ़ी। वो तेजी से किचन की जाने बढ़ रही थी। सामने मौजूद शख्स को आता देख कदम रोक गई। आकिब साहब मुस्कुराते हुए उसे देख रहे थे। साथ ही आरफा मोहतरमा भी थी जो उसे नागवार नजरों से देख रही थी। गुड मॉर्निंग जहा बच्चे,
आकिब साहब मुस्कुराते हुए जहा को देखते हुए कहने लगे। मैं खामोश रही। वो दोनों डाइनिंग टेबल की जानिब बढ़ गए। जहा और मासी किचन में खड़ी नाश्ता बना रही थी और तभी जॉगिंग से वापस आया और पानी पीने के लिए किचन की जानिब बढ़ा। तुम पराठा देखना जहा, मैं बस प्लेट्स लगा कर अभी आई, मासी जहा से कहते साथ प्लेटें उठाकर किचन से बाहर की जानिब बढ़ गई थी। तभी और किचन में दाखिल हुआ। नजर जहा पर गई। जहा ने भी उसे देखा और नजरें वापस पराठे पर कर गई। जहा को खड़े खड़े अचानक चक्कर से आने लगे। वो उससे पहले जमीन पर गिरी और जो उसे ही देख रहा था फौरन आगे बढ़कर उसने अपने बाहों में ले गया। जहा आंखें बंद किए उसकी बाहों में मौजूद थी दादी, मॉम। और उसे अपनी बाहों में थामे सबको पुकारने लगा, जिसमें अनीता मोहतरमा और अदीबा बेगम परेशानी से किचन की जाने बढ़े। लीजा भी पीछे गई। क्या हुआ और अनीता मोहतरमा फौरन फिक्रमंद सी पूछने लगी। सामने का मनाजर देख लीजा के चेहरे पर सख्ती सी आ गई। पता नहीं मॉम, ये बेहोश हो गई। और अनीता मोहतरमा को देखते हुए कहने लगा। अनीता मोहतरमा उसके पास आकर उसका बॉडी टेम्परेचर देखने लगी, जो बहुत ठंडा हुआ था। और तुम उसे रूम में ले चलो और डॉक्टर को कॉल करो, इसकी तबीयत ठीक नहीं लग रही मुझे, अनीता मोहतरमा और को देखते हुए कहने लगी। और ने फौरन उसे अपनी गोद में लिया और किचन अबूर करके टीवी लॉन्च से गुजरने लगा। आकिब साहब और आफा मोहतरमा हैरानगी से और को जाता देख रही थी। और उसे कमरे पे लाकर बेड पर लिटा गया। निकल, डॉक्टर को कॉल करें। और आकिब साहब को कमरे में आता देख फौरन से कहने लग गया, जिस पर वो साबत में सर हिलाकर फोन जेब से निकालने लग गए। डॉक्टर आ रहा है, उसे क्या हुआ है? आकिब साहब डॉक्टर को फोन करने के बाद पूछने लगे। पता नहीं, मैं किचन में गया तो उसे चक्कर आया, ये गिरने वाली थी, मैंने थाम लिया। और ने किचन में हुआ सब बताने लगा, जिस पर वो खामोश हो गए। कुछ ही देर में डॉक्टर वहां मौजूद था और जहा का चेकअप कर रहा था। और अनीता मोहतरमा, आकिब साहब और लीजा मौजूद थे। अदीबा बेगम, आरफा मोहतरमा वहां से चले गए थे। कुछ ना खाने की वजह से ये बेहोश हो गई है, कमज़ोर होने की वजह से इनकी खुराक का ख्याल रखा करें। डॉक्टर अनीता मोहतरमा को देखते हुए बताने लगी, जिस पर वो सर को खम दे गई। मैं चलता हूँ, परेशान होने की बात नहीं है, कुछ देर तक होश आ जाएगा। डॉक्टर कहते साथ उठ खड़ा हुआ और आकिब साहब इन्हें बाहर तक छोड़ने के लिए बढ़ गए। और की नज़र जहा पर थी। 1000 दफ़ा बोला है जहा, कुछ खा लिया करो, लेकिन मजाल है जो ये सुन ले। लीजा फौरन से जहा पर एक नज़र डालती कहने लगी। और आंखों से एक नज़र देखकर खामोशी से वहीं खड़ा रहा। क्या पूरा दिन यहाँ खड़ा होने का इरादा है? लीजा और को मुखातिब करते हुए पूछने लगी। और ने एक नज़र उसे देखा। वो अपनी इस कफियत से खुद भी अनजान था। वो बस खामोश रहा। जहा ने पलकों पर चिप्स दी और आंखें खोलकर नजर कमरे में दोहराने लग गई। और अनीता मोहतरमा और लीजा को कमरे में मौजूद पाकर वो परेशान हुई। जहा, बच्चे अब कैसी है तबीयत? अनीता मोहतरमा नरम लहजे में मोहब्बत से पूछने लगी, जिस पर वो इन्हें देखने लग गई। अच्छी हूँ, जहा मुस्कुराते हुए जवाब देने लगी। वो सर को खम दे गई। मासी जाए, नाश्ता लेकर आए जहा के लिए। मासी को मौजूद पाकर फौरन से अनीता मोहतरमा कहने लगी। वो साबत में सर हिलाकर चली गई। मॉम, आप उसे नाश्ता करवाकर खुद भी बाहर आकर कर लीजिएगा। और अनीता मोहतरमा से कहते साथ कमरे से बाहर की जाने बढ़ गया और जहा उसे जाता देखने लग गई। माँ, मैंने कहा था बंदोबस्त कर ले इस लड़की का, एक ही रात में देखो कैसे अपने पीछे रखने लगी उसे। आरफा मोहतरमा जलते हुए मुंह बनाते कहने लगी। अदीबा बेगम भी खामोश बैठी थी। इतनी जल्दी नहीं हो सकता बंदोबस्त। अदीबा बेगम फौरन से जवाब देने लगी। ठीक है, जब वो और भाभी को सब सच्चाई बताएगी फिर बस बैठी रहना। आरफा मोहतरमा ने डराने की कोशिश करते हुए बोली, जिस पर वो खामोश हो गई। अच्छा, कुछ करती हूँ, अदीबा बेगम थोड़ा घबराते हुए कहने लगी, जिस पर आरफा फौरन उनके करीब हुई। शादी कर दो, उसकी किसी भी इंसान है, जान भी छूट जाएगी और डर भी नहीं रहेगा। आरफा मोहतरमा फौरन से मशवरा देते हुए कहने लगी, जिस पर अदीबा बेगम उसे देखने लग गई। करती हूँ शुमैला से बात, अदीबा बेगम सोचते हुए कहती चाय का कप उठा गई। आरफा मोहतरमा के लबों पर फातिहाना मुस्कुराहट नमूदार हुई। मगरिब की नमाज अदा करने के बाद जहा लॉन में खुली फिजा में सांस लेने के लिए बाहर आ गई। वो सीढ़ियों पर बैठकर आसमान को देखने लग गई। कैसी है तबीयत? और की आवाज़ अपने काब से सुनकर वो एकदम घबराई और पीछे को खिसकी।
इंसान ही हूँ मैं। और आँख उसे इस तरह खौफजदा देख फौरन से कहने लग गया। जहाँ ने एक नज़र उस पर डाली, नहीं, अचानक आने पर डर गई। जहाँ पलकें चिपकाती दूसरी तरफ देखकर जवाब देने लगी, तबीयत कैसी है? और आँख ने एक बार फिर उससे पूछा। जहाँ ने फिर उस पर नज़र डाली। उसकी ज़िंदगी में ये पहला शख्स आया था जो उसकी तबीयत पूछ रहा था। बेहतर हूँ, जहाँ उसे मुख्तसर सा जवाब दे गई। वो उसकी पहले वाली सीढ़ी पर उसके साथ आकर बैठा और आग की बाजू जहा के बाजू से मिस हुए। जहा के हार्ट बीट तेज हो गई। वो थोड़ा दूर हो गई। तुम ऐसे ही खामोश तबीयत की हो? और आग 2 मिनट की खामोशी के बाद उसे फिर मुखातिब करता पूछने लगा, आप मुझसे बात क्यों कर रहे हैं? जहा उसे देखते हुए फौरन से पूछने लगी और आग भी उसे देखने लगा। क्या मतलब? और आग ना समझी वाले अंदाज में कहने लगा। जहा नजरें झुका गई। मुझसे कोई बात करना पसंद नहीं करता। जब आप बात कर रहे हैं तो पूछना तो पड़ेगा ना, क्यों कर रहे हैं? जहा नजरें झुकाए भीगी आवाज में से कहने लगी। और आग 2 पल उसे देखता रह गया। यूं समझो मुझे तुमसे बात करने का दिल कर रहा है। और आग उसे मुस्कुराते हुए जवाब देने लगा। जहा ने नजरें उठा कर उसे देखा। वो उसी को देख रहा था। मैं रोने की वजह जान सकता हूँ? और आग उसकी खूबसूरत आंखों में आंसू पाकर फौरन से पूछने लगा। जहा मामू का फोन है। तभी लीजा वहां आती जहा को मुखातिब करके कहने लगी। जहा के चेहरे पर एकदम मुस्कुराहट नमूदार हुई और वो फौरन उठकर अंदर की जाने भागी। और आग और लीजा उसे जाता देखने लग गए। जब भी मामू का फोन आता है वो इसी तरह खुश होती है। लीजा और आग के पास आते हुए उसे बताने लगी। और आग ने एक नज़र उसे देखा तो चाचू उसे अपने पास क्यों नहीं रखते? और आग उसे देखते हुए संजीदा लहजे में पूछने लगा। मुझे नहीं मालूम। लीजा नफी में सर हिलाकर उसे बताने लग गई, जिस पर और सर को खम दे गया। तुम काफ़ी हैंडसम हो गए हो। लास्ट टाइम हम 6 साल पहले स्विट्जरलैंड ही मिले थे, तब इतने नहीं थे। लीजा दोस्ताना अंदाज में उससे कहने लगी, जिस पर वो बस मुस्कुराया। ठीक है डैड, मैं आपका वेट करूंगी। अल्लाह हाफिज। जहाँ फोन कहते साथ फोन रख गई। अदीबा बेगम साथ ही खड़ी थी। फोन बंद होती वो वहां से चली गई। और जहाँ इन्हें जाता देख पानी पीने के लिए किचन की जाने बढ़ गई। पानी पीकर किचन से बाहर निकलती टीवी लॉन्च में दाखिल हुई। अचानक लाइट चली गई और पूरे घर में अंधेरा सा छा गया। जहाँ के बढ़ते कदम यकदम रुके। उसने नजरें इर्द गिर्द घुमाई। हर जगह अंधेरा फैल गया था। वो यकदम खौफजदा सी हो गई। माथे पर पसीना आने लगा। हाथ पैर फूल गए। वो कपकपाते वजूद के साथ साक्षी खौफजदा नजरें लिए खड़ी थी। तभी अचानक कदमों की आवाज़ पर उसका खौफ मजीद बढ़ गया। मेरे पास मत आना समझे तुम, वरना मैं चीखूंगी। जहाँ कांपते होठों से हिम्मत लिए खौफजदा सी उसे धमकी देने लगी। जब वो उसके काम में आकर खड़ा हुआ, उसकी सांसों की गर्म तपिश अपनी गर्दन पर महसूस करती वो सूखे पत्ते की मात लहजने लग गई। उसकी आंखों से 2 मोती टूट कर रुखसार पर गिरे। सांस रोके वो आंसू बहाने लगी। मत छूना मुझे, मत छूना प्लीज, नहीं नहीं। जहाँ आंसू बहाती खौफ से उसे रोकने की कोशिश करने लगी। पीछे मौजूद शख्स परेशान नजरों से उसे देख रहा था। अचानक जहाँ के रोने में तेजी आ गई। मेरे करीब मत आना प्लीज, मैं तुम्हारे आगे। जहाँ रोते हुए आंखें बंद किए सिसक कर बेबसी से बोल रही थी। जहाँ पागल हो तुम? हाँ। और आंख उसे झंझोड़ कर होश में लाता थोड़ा सख्त लहजे में कहने लगा। वो अचानक आंखें खोलकर आवाज पहचानने की कोशिश करने लगी। रिलैक्स, मैं हूँ। और आंख कोई नहीं है, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। और आंख उसके करीब चेहरा लाए उसके कान में झुककर सरगोशाना अंदाज में बोलता उसकी धड़कनें बेतरतीब कर गया। उसमें से कलोन की आती खुशबू जहाँ की धड़कने मजीद तेज कर गई। वो उसके चेहरे पर नजर झुकाए हुए थी जबकि वो उसे नॉर्मल करने की कोशिश कर रहा था। अचानक टीवी लॉन्च रोशन हो गया और जहाँ ने उस पर से नजरें हटाकर इर्द गिर्द देखा। वो उससे दूर होती फौरन से अंदर की जाने बढ़ गई और आँख उसे जाता देखने लग गया। जहाँ का ये अमल और आँख के जहन में बहुत से सवाल पैदा कर गया था। और आँख उसके कमरे की जानिब नजर किए हुए था। सबने मिलकर रात का डिनर किया। जहाँ हमेशा की तरह वहाँ मौजूद नहीं थी। डिनर करने के बाद लीजा और आग के कमरे की जानिब बढ़ी और दरवाजा नॉक किया। आ जाओ। भारी आवाज जैसी कानों से टकराई। वो मुस्कुराते हुए अंदर आ गई। और आग आइसक्रीम खाने चले? लीजा उसे देखते हुए पूछने लगी और आग ने मुड़कर उसे देखा। ठीक है, जहां को भी साथ ले चलते हैं। और आग फौरन से हामी भरते हुए बोला। लीजा उसे देखने लग गई। वो नहीं जाएगी। लीजा फौरन से उसे बताने लगी और आग कमरे से बाहर आ गया। लीजा भी उसके पीछे आई। पूछने में क्या हर्ज है? और आग उसे संजीदगी से बोलता जीने उतर कर नीचे आया। लीजा खामोशी से उसके पीछे आने लगी। टीवी लॉन्च में अदीबा बेगम, आरफा मोहतरमा और नीता मोहतरमा बैठी बातें कर रही थी। मॉम, मैं, लीजा और जहाँ आइसक्रीम खाने जा रहे हैं। और आकर नीता मोहतरमा को देखते हुए बताने लगा।
लगा। अदीबा बेगम ने उसे देखा। नहीं, जहाँ नहीं जाएगी। अदीबा बेगम फौरन से बोलती अनीता और औराक को खुद को देखने पर मजबूर कर गई। क्यों दादी? औराक अबरू उचकाए फौरन से पूछने लगा, जिस पर अदीबा बेगम घबराई। नहीं, मेरा मतलब जाती नहीं है, ना बदतमीजी करेगी तुमसे। ख्वाह ख्वाह बहुत बदतमीज है। अदीबा बेगम फौरन से उसे देखते हुए बात घुमाकर कहने लगी, बदतमीजी करेगी तो मैं हैंडल कर लूंगा। औराक ने साफ अंदाज में जवाब देने लगा। लीजा और औराक जहाँ के कमरे की जानिब बढ़ गए और अदीबा बेगम बस मुंह ही बनाकर रह गई। वो दोनों कमरे में दाखिल हुए तो जहाँ ईशा की नमाज अदा कर रही थी। औराक ने उसके चेहरे पर नजर डाली। उसके चेहरे से साफ वाज़ेह था कि वो बहुत देर से मुसलसल रो रही थी। जहाँ, हमारे साथ आइसक्रीम खाने चलो। औराक सीने पर बाजू बांधे उसके चेहरे पर नजरें मुस्कर किए कहने लगा। जहाँ ने उसे देखा। आइसक्रीम खाने? जहाँ औराक की जानिब देखती कुछ हैरान सी बोली, जिस पर वो सर को खम दे गया। पर दादी? जहाँ ने कुछ बोलने के लिए लब खोले। औराक ने उसे टोक दिया। दादी से परमिशन ले ली है मैंने। औराक फौरन से उसे बोला, जिस पर वो खामोश हो गई। वो तीनों असली पार्लर मौजूद थे। जहाँ थोड़ी थोड़ी डरी हुई थी। औराक उसके चेहरे पर मौजूद हताशर पर बहुत गौर कर रहा था। मैं स्ट्रॉबेरी खाऊंगी, लीजा फौरन से औराक को बताने लगी। जहाँ खामोशी से नजरें झुकाए बैठी थी। जहाँ, तुम कौन सा फ्लेवर खाओगी? औराक उसे देखते हुए नॉर्मल अंदाज में पूछने लगा। जहाँ ने नजरें उठाकर उसे देखा। चॉकलेट। कुछ देर खामोश रहने के बाद उसने जवाब दिया, ओह मरियम। लीजा की नज़र अपनी दोस्त पर गई तो वो फौरन से मुस्कुराकर कहने लगी, एक्सक्यूज मी, मैं अभी आती हूँ। लीजा कहते साथ उठकर वहां से चली गई और आके एक नज़र उसे जाता देखकर जहाँ पर वापस नजर जमा गया। कितने वक्त बाद बाहर निकली हो? और आँख ने एक और सवाल देखते जहाँ से पूछा। 4 साल की थी तब। जहाँ उसे देखते हुए उसी के अंदाज में जवाब दे गई और आग को वाकई हैरानगी हुई। इस वक्त उसकी उम्र 19 साल थी। उसके बाद कभी नहीं निकली। और आप भी यकीनी से देखते हुए पूछने लगा। जहाँ नफी में सर हिला गई। घूमने के लिए आखिरी बार 4 साल की उम्र में आई थी, लेकिन कॉलेज आती जाती थी, लेकिन बस कॉलेज, कॉलेज से घर। जहाँ फौरन से उसे देखती लहजे में ना चाहते हुए उदासी से जाए कहने लगी, जिस पर वो उसे देखता रह गया। शुक्र है जहाँ तुम बाहर निकली, वरना आज अब भी मैंने तुम्हें कहा तुम डरती रहती थी। लीजा उसके पास आकर बैठते हुए फौरन से कहने लगी। और आग जैसे जैसे उसके मतलब जान रहा था वो बस परेशान या हैरान हो रहा था। आइसक्रीम खाने के बाद वो लोग वापस घर के लिए चल दिए। रात के पहर सब लोग अपने कमरे में सोने के लिए चल दिए थे और आँख अपने बेड पर लेटा हुआ जहाँ के मतलब सोच रहा था। लाइट जाने पर उसका रिएक्शन, फिर बाहर जाने पर उसका कदर घबराना उसे सोचने में मुतबा कर गया था। कमरे में अजीब सा महसूस करता वो लॉन में जाने का सोचने लगा। वो कमरे से बाहर निकल कर नीचे आया तो नजर आकिब साहब पर गई, जो अपने कमरे से बाहर निकल रहे थे। अंकल, आप इस वक्त? और आँख इन्हें बाहर मौजूद देख बस पूछे बगैर ना रह सका। बस बेटा, वो दिल अजीब सा हो रहा था, नींद भी नहीं आ रही थी, तो सोचा कुछ देर लॉन में चल कदमी कर लूँ। आकिब साहब और आँख को देखते हुए बताने लगे, ये तो अच्छा है, मैं भी वही जा रहा हूँ, कंपनी मिल जाएगी। और आँख इन्हें देखते हुए दोस्ताना अंदाज में बोला, जिस पर वो मुस्कुरा दिया और वो दोनों लॉन की जानिब बढ़ गए। और आँख और आकिब सब 1.5 घंटा टहलते हुए मुसलसल बातचीत कर रहे थे। आकिब, बहुत देर हो गई है, सुबह ऑफिस भी जाना है, आका सो जाए। तभी आरफा मुस्मा आती आकिब साहब को मुखातिब किए बोली, जिसमें वो औराक को देखकर अपने कमरे की जानिब बढ़ गए। औराक भी सोने के लिए चला गया। हमेशा की तरह सुबह वो डाइनिंग टेबल पर नाश्ता लगा रही थी और सब लोग मौजूद थे। वहीद आ रहा है आजकल, फोन पर बताया था उसने। अदीबा बेगम की बात पर जहाँ के लबों पर मुस्कुराहट नमूदार हुई और औराक की नज़र फौरन उस पर गई। उसे यहाँ आए 3 दिन गुजर गए थे। उसने जहाँ को दूसरी बार मुस्कुराता पाया था, पहली बार उसके वालिद की कॉल पर और दूसरी इनकी आमद पर। जहाँ की नज़र उस पर गई, खुद को पाता देख वो फौरन नजर झुका गई और वहां से जाने लगी। जहाँ, बेटा हमारे साथ बैठो, नाश्ता करो। अनीता मातमा की बात पर उसके बढ़ते कदम रुके। उसने मुड़कर इन्हें देखा और फिर अदीबा बेगम पर नजर डाली, जो कहर बरसी निगाह उस पर डाले हुए थी। नहीं, मैंने कर लिया है। जहाँ चेहरे पर छोटी झूठी मुस्कुराहट सजाए नरम लहजे में जवाब देती वहां से चली गई। सब लोग खामोशी से नाश्ता शुरू कर गए।
कुछ देर बाद वहीद साहब पहुंच चुके थे और जहाँ इन्हें देखकर बहुत खुश थी। बारी बारी सब इनसे मिले। दोपहर के खाने में वहीद साहब के लिए खास खाने का इंतजाम था। खाना खाने के बाद सब लोग टीवी लॉन्च में मौजूद थे और गपशप कर रहे थे। मेरा यहाँ आने का खास मकसद है, वहीद साहब जहाँ को अपने पास बिठाए सबको देखते हुए कहने लगे। क्या मकसद? अदीबा बेगम फौरन से वहीद साहब से पूछने लगी। मेरी बेटी की अब शादी की उम्र है तो मैंने सोचा उसकी शादी कर दी जाए, बहुत अच्छा रिश्ता है। वही साहब मुस्कुराते हुए उसे देखकर कहने लगे, जिस पर जहाँ समेत सबने हैरत से इन्हें देखा। जहाँ के चेहरे एकदम खौफ सा छाने लगा। वो घबराते हुए वहां से उठकर कमरे में आ गई। जहाँ कमरे में आती परेशानी सी बातों को सोच रही थी। वो शादी के लिए हरगिज तैयार नहीं थी। ये तो बहुत अच्छा सोचा, तस्वीर तो दिखाओ जरा हमें। अदीबा बेगम खुशी से वहीद साहब को देखती कहने लगी। वहीद साहब ने जेब से फोन निकाला और इनकी तस्वीर निकाल कर दिखाई। और आँख ने भी फोन पर नजर डाली। एक अच्छी उम्र खासी उम्र का आदमी था। और आँख ने एक नजर वहीद साहब पर डाली और उठकर जहाँ के कमरे की जाने बढ़ गया। जहाँ की नजर और आँख पर गई जो सर्द निगाहों से उसे देख रहा था। एक बात बताओ। और आँख उसके करीब आता उसे देख कर कहने लगा। जहाँ खामोशी से उसे देख रही थी। जी। जहाँ उसे देखते हुए पूछने लगी, तुम किसी भी इंसान से शादी कर लोगी जैसे आज तक ना तुमने देखा होगा ना बात की होगी? और आँख हैरान सा उससे पूछने लग गया। मेरे डैड ने पसंद किया है मेरे लिए। जहाँ और आँख की जानब देखते हुए जवाब देने लगी। और आँख उसकी मासूमियत पर सर पीट कर रह गया। जहाँ बेशक तुम्हारे डैड ने तुम्हारे लिए पसंद किया, तुम्हें पता भी है वो अपनी उम्र जितने शख्स से तुम्हारी शादी कर रहे हैं, तुम कर लोगी? और आँख उसे हैरानगी से देखते हुए समझाने वाले अंदाज में कहने लगा, आपको कोई गलत फहमी हुई होगी, ऐसा नहीं होगा। जहाँ उसकी बात पर नफी में सर हिलाते हुए बोली। और आँख उसे देखता रहा। आप ये सब क्यों कर रहे हैं? क्यों मुझे बताने आ रहे हैं? जहाँ फौरन से उसे देखती खफगी से पूछने लगी, मुझे तुम्हारी फिक्र है जहाँ? और आँख उसके चेहरे पर नजरें बसकर किए उसे साफ लफ्जों में बोल गया। जहाँ उसे देखने लगी, आप कोई नहीं होते मेरी फिक्र करने वाले, मेरी फिक्र मत की करें। मैं तो खुश हूँ मेरी इस घर से जान छूटे। जहाँ उसे देखते हुए जल्दबाजी में बोलती एकदम खामोश हुई और आँख उसे देखने लगा। आप जाएं यहाँ से प्लीज। जहाँ उसे बाहर की जानिब जाने का इशारा करने लग गई और आँख खामोशी से चला गया। शुक्र है माँ जान छूट रही है आपकी और मेरी, वरना देखा है ना 3 दिन में और आँख को अपने पीछे लगा लिए जितनी मासूम बंदी है इतनी है नहीं। आरफा अदीबा बेगम के पास बैठी शुक्र अदा करती बोली, जिस पर अदीबा बेगम मुस्कुरा दी। सही बोल रही हो बिल्कुल, लेकिन अब तो जान छूट रही है ना इससे तो। और मैंने लड़का देखा है वही से 2-3 साल छोटा ही होगा। अदीबा बेगम हंसते हुए आरफा मोहतरमा से कहने लगी, जिस पर वो भी हंस दी। तभी वहीद साहब इन दोनों के पास आकर बैठे। बहुत अच्छा सोचा है तुमने, अपनी बेटी के लिए कब करनी है शादी? अदीबा बेगम इन्हें बैठा देख फौरन से पूछने लग गई। जिस पर वहीद साहब ने इन्हें देखा, इसी जुम्मे को निकाह कर दूंगा। वहीद साहब फौरन से बताने लग गए। जिस पर अदीबा बेगम की मुस्कुराहट मजीद गहरी हुई। बिल्कुल सही, नेक काम में देरी कैसी? अदीबा बेगम मुस्कुराते हुए बोली। वहीद साहब और आरफा भी मुस्कुरा दिए। अगले दिन वहीद साहब जहाँ को निकाह की शॉपिंग करवाने के लिए चल दिए। जहाँ और आँख की बातों को सोच रही थी, लेकिन अगले पल वो उस घर में गुजारा अपना वक्त याद करती अपने वालिद के फैसले पर राजी हो गई और खामोशी से अपने डैड के साथ शॉपिंग करने लग गई। शॉपिंग करवाने के बाद उन्होंने जहाँ को अच्छे से रेस्टोरेंट के खाना खिलाया और फिर वो लोग वापस घर आ गए। घर में जहाँ के निकाह की तैयारियां हो रही थी। वो अपने घर कमरे में बैठी थी। अचानक ये सब होना उसे हैरान और परेशान जरूर कर रहा था, मगर अब वो इस कैद खाने से रिहाई चाहती थी। और आँख खामोशी से सब तैयारियों को होता देख रहा था। उसने जहाँ से बात करने की कोशिश जरूर की थी, लेकिन जहाँ ने उसकी नहीं सुनी थी। मगर वो उसके साथ कुछ गलत नहीं होने देना चाहता था, क्योंकि इस बात से वो खुद भी अनजान था। और आँख ने जेब फोन से निकाल कर नंबर डायल किया और फोन कान से लगा गया। मुझे 2 आदमी चाहिए हैं। और आँख कहते साथ फोन बंद करता लबों पर मुस्कुराहट सजा गया। जुम्मे का दिन था और आज निकाह होना था और घर में निकाह की तरकीब के इंतजाम हो रहे थे और इनमें बढ़ चढ़कर और आँख भी हिस्सा ले रहा था। वो बाहर खौफजदा चेहरा लिए कपकपाते वजूद के साथ खामोश बैठी और आँख को परेशान सी देख रही थी, जो कल उसे इस निकाह से मना कर रहा था और आज उसी निकाह का इंतजाम कर रहा था। नमाज के बाद घर में सादगी से निकाह की तरकीब रखी गई थी, जिसमें सिर्फ घर के लोग ही मौजूद थे। लीजा, जाओ बेटा, जहाँ
जहाँ कमरे में ले जाओ और उसे तैयार करो। अनीता मोहतरमा लीजा को मुखातिब करते हुए मुस्कुरा कर कहने लगी, जी अच्छा ममानी। लीजा उसे कहती साथ जहा को हाथ थामती उसे कमरे में ले जाने लगी। जहा तुम ड्रेस चेंज कर लो, फिर तुम्हारा मेकअप करती हूँ। वो उसे ड्रेस थमाते हुए मुस्कुरा कर कहने लगी, जिस पर जहा खामोशी से उसके हाथ से ड्रेस लेती चेंज करने के लिए चली गई। कुछ देर बाद वो सफ़ेद रंग के ड्रेस में मोबलेस जिस पर नफीस सा काम हुआ था, स्याह बाल खुले हुए पुष्ट पर फैलाए हुए थी। वो छोटे छोटे कदम उठाए ड्रेसिंग के सामने मौजूद कुर्सी पर आकर बैठ गई। लीजा उसे लाइट सा मेकअप करके तैयार करने लग गई। तैयार करने के बाद जहा ने नजर उठाकर उसे देखा। सफेद रंग के ड्रेस में लाइट से मेकअप, होठों पर रेड लिपस्टिक लगाए, ज्वेलरी पहनने, इयररिंग्स पहने वो बहुत ही खूब हसीन लग रही थी, मगर चेहरा बुझा बुझा सा था। तुम बहुत प्यारी लग रही हो जहा। लीजा उसका अक्स मिरर में देखकर मुस्कुराते हुए कहने लगी। जहा मुश्किल लबों पर मुस्कुराहट सजा गई। सब लोग तैयार हो चुके थे, निकाह शुरू होने वाला था। तभी जहा अनीता मोहतरमा और आरफा मोहतरमा के साथ छोटे छोटे कदम उठाए चलते हुए बाहर की जानिब आई। उनकी नज़र सामने गई। सामने बैठे अच्छी खासी उम्र आदमी को देख वो अपने वालिद को देखने पर मजबूर हो गई थी। ऐसा तो कोई गैर के साथ भी नहीं कहता जो उसका अपना बाप उसके साथ करने जा रहा था। उसे अपने वजूद से मजीद नफरत सी होने लग गई। वो छोटे छोटे कदम उठाए स्टेज की जाने बढ़ने लगी और आग की नज़र उस पर गई। सफ़ेद रंग के जोड़े में वो इस वक्त हसीन लग रही थी कि और आग की इस पर से नज़र हटाना बेहद मुश्किल हो रहा था। वो स्टेज पर आई और सामने बैठ गई। वहीद साहब के लबों पर फतेहाना मुस्कुराहट सजी हुई थी। जहा ने अदीबा बेगम और आरफा मोहतरमा की जानिब देखा जो बेहद खुश नजर आ रही थी, मगर किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। मौलवी साहब निकाह शुरू करे। वहीद साहब मौलवी साहब को देखते हुए कहने लगे, जिस पर वो सर को खम देते निकाह शुरू करने लगे। जहा वहीद मलिक, आपका निकाह। मौलवी साहब अभी बोल रहे थे जब किसी ने बीच में टोका, कोई निकाह नहीं हो रहा, आप जा सकते हैं। वो मौलवी साहब को गन दिखाते हुए बाहर की तरफ इशारा करता बोला, जिस पर मौलवी साहब समेत वहां मौजूद सब लोग घबरा गए। क्या बदतमीजी है ये। वहीद गुस्से से उसके पास आकर कहने लगे और आँख ने इन्हें देखा और दाढ़ी पर अपना हाथ फेरा। हिम्मत कैसे हुई। वो वहीद साहब को देखते हुए सर्द लहजे इख्तियार किए आंखों में सुर्खी लिए पूछने लगा। वहीद साहब उसे देखने लगे। बेटी है मेरी। वो भी लहजे में सख्ती लिए उसे बताने लगे। जहा परेशान सी ये सारा मनाजर देख रही थी। वो और बीवी है मेरी। वो जहा पर एक नज़र डालकर वहीद साहब से कहने लगे, जिस पर वहीद साहब को हैरानगी और गुस्सा दोनों आया। तो ना सिर्फ वहीद साहब बल्कि वहाँ मुझे हर शख्स को हैरान कर गया। मेरी बेटी का सोचा भी ना तो तेरा हशर बिखार दूंगा। वो गुस्से से तैश में चीखे। वो आंखों की सुर्खी मजीद गहरी करता इन्हें देखने लगा। गुस्सा कम सुसा जी, बीपी हाई हो जाएगा। वो संजीदा तासुर सजाए वही साहब से कहते साथ गर्द दिखाता स्टेज की तरफ बढ़ा। सब एकदम खड़े हो गए और परेशानी से उसे देखने लगे। अगर आपकी बेटी है तो